नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए जो जनवरी 2026 में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का ये नया बुक एडिटोरिया की तरफ से आ गया है, जो कि अंतिम प्रहार नाम से आया है। और इसमें आपको पूर्णतः आप देख सकते हैं, पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है ये। और आपको इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है, अभी लेटेस्ट बुक जो आया है, इसमें आपको करंट अफेयर पूरा अपडेटेड मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट वो क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वही करंट अफेयर आएगा जो सारे अपडेटेड है। अभी आपको लेटेस्ट दिसंबर 2025 तक ये अपडेटेड करंट अफेयर भी इसमें मिल जाएगा। और पूर्णतः आपके जो परीक्षा पद्धति पर आधारित है, ये पूरा प्रैक्टिस सेट इसमें निकाला गया है। और आपको मालूम है एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो काफ़ी शानदार होता है, ठीक है। इसलिए ये टेस्ट सभी टेस्ट आपको लगाना है। इसमें टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ठीक है। और ये मॉडल सेट 15 दिया हुआ है। और ये लेटेस्ट है, वॉल्यूम 3 है, ठीक है। इससे पहले वॉल्यूम 1 और 2 निकल चुका है, तो इसका वॉल्यूम 3 जो है अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो जितने भी एग्जाम देने वाले हैं सभी लोग इसका 15 प्रैक्टिस सेट सभी लगाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस सेट 1 इस तरह से करके 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, 15 पूरा मॉडल सेट दिया हुआ है। और ये सभी आपको हम करवा देंगे, ठीक है। तो ये अगर हुआ तो 15 दिन में ये समाप्त भी हो जाएगा। और जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, तो 15 दिन में आप समाप्त भी हमको कर देंगे, और शानदार तरीके से और एक बेहतर तैयारी के साथ, आपको बेहतर रिविजन कर के साथ हम आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये तो सारे प्रश्न 100 प्रश्न सीखेंगे आपको, पूर्णतः और पूरा टोटल आपका जो पढ़ाई किए हैं वो लगभग अभी सभी आपको रिवीजन भी साथ में हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सेट है, और यहाँ पर देख सकते हैं 100 प्रश्न रहता है, और 200 मार्क्स का रहेगा, और 2 घंटा आपको टाइम मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरिया का। और आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और सभी वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रहा है वो सभी आपको इस चैनल पर मिलता है, आप लोग को मालूम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, और इस टेस्ट में आपका कितना नंबर आता है, तो ये आप लोग कॉमेंट में लास्ट कर में बताइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न क्या, आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है कि इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, ये सही है, ठीक है। इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, ये बात सही है, क्योंकि देखिए पुरापाषाण काल में की बात करेंगे तो क्या शिकार करता था, है ना। शिकार करना या तो फल फूल खाना, ये संग्राहक था, मतलब उत्पादक नहीं था। अभी क्या है, भोजन का या तो खाना का उत्पादन नहीं करता था, ठीक है, संग्राहक था ये, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में ये क्या, भोजन खाद्य संग्राहक था, यानी शिकार करता था ये, ठीक है। फिर बात करेंगे, इस युग में विदारिणी एक प्रमुख औजार था, ये भी सही है। इस युग के निवास स्थल सोहन घाटी से मिला था, ये भी सही है, ठीक है, सोहन घाटी से मिला था। और इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है ना, पूछा क्या है कि असत्य कौन सा है, तो कैसे इसका आंसर निकालेंगे। देखिए ये क्या है, लगभग ये सभी सही है, ठीक है। पूर्णतः सही कौन कौन सा है, देखिए मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, ये पूरी तरह से सही है। फिर इस युग में विदारणी एक प्रमुख औजार था, ये भी पूरी तरह से सही है। फिर क्या, इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता, ये भी पूरी तरह सही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, सही तो ये भी है, लेकिन आंसर हमको निकालना है इसमें से कि असत्य कौन सा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए इस युग के निवास स्थल सोहन घाटी से मिला था। अब इसमें देखिए क्या है कि इस युग का निवास स्थल जो केवल सोहन घाटी स्थल से नहीं मिला था, ठीक है। इसका जो है बेलन घाटी, नर्मदा घाटी से भी मिला था। तो अगर असत्य निकालना है तो ये वाला निकाल देते हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला आंसर नहीं होगा, बुक में हो सकता आपको जो किसी के पास होगा तो ये वाला आंसर हो सकता है, ये वाला आंसर दिया हुआ, ठीक है। मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, ये गलत है। ये गलत कैसे है, यहाँ बोला क्या, ये आंसर जैसे ये दिया हुआ ए, तो ये गलत कैसे है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में ही तो खाद्य संग्रह था। देखिए इसको डिटेल में समझिए। देखिए क्या हुआ था, मनुष्य ने मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में खाद्य संग्राहक करता था। मुख्य रूप से तो इसी समय था ना, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में था, जो कि शिकार करना, मछली पकड़ना और जंगली फल फूल इकट्ठा करके भोजन करता था। फिर नव पाषाण काल में क्या हुआ, नव पाषाण काल में लगभग 10,000 ईसा पूर्व में वह खाद्य उत्पादक बन गया, है ना, जिसने कृषि और पशुपालन शुरू किया और अस्थायी जीवन जीना शुरू किया, ठीक है। यानी कि खाद्य उत्पादक कब बना, नौ पाषाण काल में बना था ना, उस समय जी जो कि कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुआ था, और अस्थायी जीवन शुरुआत हुआ था नौ पाषाण काल में, ठीक है। तो ये वाला गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, अगर निकालना आंसर तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये निवास स्थल जो है सोहन घाटी से ही नहीं बल्कि बेलन घाटी और नर्मदा घाटी से भी मिला था। आंसर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा पढ़ेंगे आपको, ये आपको एक झलक क्या, इतिहास के बारे में अगर पढ़ते हैं हम लोग तो कैसे पढ़ते हैं, इतिहास को कितने भागों में
बांटकर पढ़ा जाता है, तो इसमें 3 भागों में मुख्य रूप से बांट के पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद होता है क्या, ऐतिहासिक काल, है ना। ये 3 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। फिर ये प्रागैतिहासिक काल में ही पढ़ते हैं हम लोग क्या, पाषाण काल, है ना। इसी में पढ़ते हैं पाषाण काल, ठीक है। और इसी में फिर आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में किस काल में पढ़ते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं ना। वैदिक सभ्यता को भी हम आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में क्या, तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल में। और यही पाषाण काल को भी 3 भाग में फिर बांट के पढ़ते हैं। कौन सा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये समझिए कि देखिए, विदारणी और क्या था, हस्तकुठार, है ना। ये जो औजार था, विदारणी और हस्तकुठार, निम्न पूरा पाषाण काल के औजार थे और ये मद्रासियन से जुड़े थे, ठीक है। पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता शिकारी, संग्रहकर्ता जीवन और पत्थर के बड़े बड़े औजार का उपयोग था, ठीक है। पूरा पाषाण काल का मुख्य विशेषता यही था, क्या, शिकारी, संग्रहकर्ता जीवन और पत्थर के बड़े बड़े औजार का उपयोग करना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सिंपल कि कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था, तो कृषि का प्रारंभ या तो पूछे पशुपालन, या तो पूछे अस्थायी निवास, या तो चिकने औजार, ये सब का शुरुआत कब हुआ था, नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में पशुपालन, नवपाषाण काल में अस्थायी निवास, नवपाषाण काल में, ठीक है। ये सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आग का प्रयोग पूछे कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में आग का प्रयोग हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका विजय के बारे में विस्तृत जो वर्णन है किस ग्रंथ में मिलता है, तो किसके ग्रंथ है वो, विशाख दत्त का ग्रंथ है। कौन सा, तो वो है मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो ये किसका ग्रंथ है, विशाख दत्त का, है ना। विशाख दत्त जो है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए क्या, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, देखिए यहाँ पे लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर किया था, तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, है ना। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब, 322 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, ठीक है। याद रखना, एक एक पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मोस्ट इंपोर्टेंट सारे बताएंगे हम। बिंदुसार, अगर आपसे पूछा जाता है बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो ये था अशोक, है ना। अशोक पूछेगा किसका पुत्र था, तो बिंदुसार का था, ठीक है। एक बार आपको बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था क्या, अशोक किसका पौत्र था, तो पौत्र मतलब पोता, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम है, बिंदुसार। बिंदुसार जैसे एक ऑप्शन में आपको दे देगा क्या, बिंबिसार, ठीक है। जैसे आपको पूछ दिया क्या, अशोक का पिता कौन था, ठीक है, तो बिंदुसार भी ऑप्शन में रहेगा, एक रहेगा बिंबिसार। तो आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बिंदुसार जब भी पढ़ें तो बिंबिसार जरूर पढ़ें, ठीक है। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। बिंबिसार कौन था, ये हर्यक वंश का संस्थापक था ना, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, हर्यक वंश का संस्थापक जो था बिंबिसार, इसी का पुत्र था अजातशत्रु, इसकी हत्या कर दिया था। फिर अजातशत्रु का पुत्र अजातशत्रु की हत्या कर दिया था। इसलिए आपको पूछा जाता है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता था, ठीक है। एक प्रश्न याद रखना आपको, क्या, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम क्या था, तो इसका गुरु कौन थे, चाणक्य था, है ना, जिसने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किया था, है ना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, इसे ही बोलते हैं कौटिल्य, इसे ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन थे, कौन हुए, तो मौर्य के बाद कौन आया था, ये पूछा रहा है, सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, शुंग वंश हो जाएगा। आंसर कैसे लगाना है, अगर आपसे और भी चीजें पूछ दिया जाए, जैसे कि मौर्य वंश के उत्तराधिकारी कौन था, आपसे पूछे नंद वंश का उत्तराधिकारी कौन था, है ना, या तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, देखिए, एक आपको याद रखना है कि मगध पर शासन करने वाला जो शासक था, है ना, उसका वंश जो था, उसका क्रम आपको याद रखना है। तो पहले तो है, देखिए, एक बृहदर्थ वंश था, है ना। पहला शासक कौन था, पहला वंश जो शासन किया था मगध पर, बृहदर्थ वंश था, है ना। तो बृहदर्थ वंश का संस्थापक भी था बृहदर्थ, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कैसे, देखिए, याद रखना आपको, इसके बाद आया था हर्यक वंश, ठीक है। तो इसको आसानी से याद रखना है, देखिए, हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश है, उसके बाद है नंद वंश, उसके बाद है मौर्य वंश, उसके बाद है शुंग वंश, उसके बाद है कन वंश, ठीक है। इसको याद रखना है, 6 वंश आपको लगातार सीरियल क्रम से आपको याद रहेगा, कैसे, हसीन मासुका, है ना, हसीन मासुका, हसीन से क्या हो जाएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश के बाद फिर क्या हो जाएगा, मासुका, मासुका यानी मौर्य वंश, शुंग वंश और कन वंश, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पूछा था ना कि मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था, तो यहाँ पर देखिए हसीन मासुका, मासुका यानी मौर्य वंश, यहाँ सु यहाँ पर आया,
यानी कि शुंग वंश हो गया। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से कुछ भी पूछेगा आसानी से आंसर आप लगा दीजिएगा। तो याद कैसे क्या रखना है? हासीन मासुका। ठीक है, लास्ट में क्या? कन वंश। अच्छा, सभी का संस्थापक याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो मिस ना हो जाए, इसलिए सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है? जानकारी ही नौकरी है, जितना अधिक से अधिक जानकारी रखेंगे नौकरी उतना आसान होता जाएगा। ठीक है, हर्यक वंश की बात करेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था, है ना, अभी बताए थे बिंबिसार। और एक बिंदुसार तो वो अशोक का पिता था, मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार, लेकिन हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्या? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश की अगर बात करेंगे तो शिशुनाग वंश में हो जाएगा क्या? शिशुनाग, है ना, तो शिशुनाग ही था। ठीक है, शिशुनाग ही था। और उसके बाद नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। और कन वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव कन्व था। ठीक है, तो ये सारे आपको याद हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ क्या? पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। और इसी का एक वंश पाल वंश का ही शासक था कौन? धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था वर्धन वंश का। ठीक है, कन वंश का बता दिए कौन? वासुदेव कन्व था। ठीक है, शुंग वंश का बता दिए आपको कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था? खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांतों का पालन किया था? तो ये है जलालुद्दीन खिलजी, है ना। आंसर क्या हुआ? जलालुद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर है। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? ये खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आया अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ से क्या क्या 3 प्रश्न अति महत्वपूर्ण पूछा जाता है। जैसे पूछेगा डाक एवं हुलिया का प्रथा शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर क्या है? अलाई दरवाजा, है ना, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या मिलान करना है? निकोलो द कांटी ये किसके समय भारत आया था? तो इसकी अगर बात करेंगे, निकोलो द कांटी जो है ये आया था इसके समय, देवराय प्रथम के समय ही आया था, है ना। निकोलो कांटी इटली का यात्री था, ये देवराय प्रथम के ही समय भारत आया था। और अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। क्या एडुआर्डो बारबोसा ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था? ये भी मिलान यहाँ पर सीधा सीधा सही है। कि फरनाओ नुनीज ये अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत आया था? ये भी सही है, यानी कि आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ना। 5 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 5 का ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एका आंदोलन के बारे में कौन सा नहीं? देखिए क्या बोला कि 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन हुआ था। तो ये गलत है, 1919 में नहीं बल्कि 1921 के अंत में हुआ था। कब? 1921 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन हुआ था। तो यही वाला सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सही है कि किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों से एक थी जिसके कारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मदारी पासी एका आंदोलन के नेताओं में से एक था, ये सही है। मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन समाप्त हो गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 में क्या है? निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए पहला क्या? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसकी स्थापना अगर देखेंगे कब हुआ था? 1866 में हुआ था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये कब? 1843 में हुआ था। मद्रास महाजन सभा इसकी स्थापना कब हुआ था? ये 1884 की बात है। ठीक है, और बंग भाषा प्रकाशिका सभा ये कब का है? तो ये 1836 का है। ठीक है, तो क्रम में इसको सजाना है तो पहले कौन सा हो जाएगा? 1836 वाला होगा ना, सबसे पहले होगा 1836, यानी कि पहले आएगा 4। 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 में क्या? मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखिए पहला क्या? यह मामला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था, ये सही है। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, ये भी सही है। दोनों यहाँ पर सही है। मेरठ षड्यंत्र बात कब की है? 1929 का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे कुलप किसको कहा जाता था? कुलप अगर देखें किसको कहा जाता था? तो ये देखिए परिवार का प्रधान को है ना कुलप कहा जाता था। परिवार के प्रधान को कुलप कहा जाता था। ग्रामीणी किसे कहा जाता था? तो ये गांव का प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था, है ना, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। ग्रामीणी है तो ये किसका? ग्राम के गांव के प्रधान को
ग्रामीणी कहा जाता था, है ना। तो ए का 2 हुआ था और बी का 3। उसके बाद क्या, बाजपति किसे कहा जाता था, तो चारागाह का प्रधान को बाजपति कहा जाता था, है ना। चारागाह के प्रधान को बाजपति कहा जाता था। और उसके बाद एक बच गया कौन सा, कि गांव के समूह का प्रधान। देखिए एक तो गांव का प्रधान था ग्रामीणी, लेकिन गांव के समूह का प्रधान ये बीसपति कहलाता था। क्या, बीसपति कहलाता था, ठीक है। इस तरह से आंसर क्या हुआ इसका, एक का 2, है ना, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 हुआ, ठीक है। यानी कि 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, 2 3 1 4। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो गुजरात पर जब ये आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी, उस समय शासक कौन था, भीम द्वितीय था। कौन, भीम द्वितीय यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। मोहम्मद गौरी की बात करेंगे, इसका 2 प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध पूछेगा किसके बीच हुआ था, तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। और तराइन का दूसरा युद्ध ये भी हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। लेकिन ध्यान रखना है क्या, पहला युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 वाला में पहला में पृथ्वीराज विजय हुआ और दूसरा में कौन, मोहम्मद गौरी विजय हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन, इल्तुतमिश था, है ना, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली, है ना, के संबंध में कौन सा कथन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए क्या बाजार नियंत्रक जो है ये दीवान ए रियासत कहा जाता था, ये सही है। बाजार अधीक्षक को साहना ए मंडी कहा जाता था, ये सही है। फिर क्या, बाजार निरीक्षक को बरीद ए मंडी कहा जाता था, ये भी सही है। यानी कि उपर्युक्त में से कोई भी नहीं गलत है, ठीक है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 में क्या है, इसमें मिलान करना है कि कौन सा सही है, नरमपंथी और संबंधित संगठन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, जैसे कि आनंद मोहन बोस जो है ये इंडियन एसोसिएशन, ये सही है ना, इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है। आनंद मोहन बोस सही है। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे, एम जी रानाडे, ये सही है। मद्रास महाजन सभा का जी सुब्रमण्यम, ये सही है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फिरोज शाह मेहता, ये भी सही है। यानी कि आंसर क्या हुआ, ये सभी सही है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, 12 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है, यानी हाथों से किसके द्वारा लिखा गया मूल संविधान भारत का। तो इस किसके द्वारा लिखा गया था, तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा लिखा गया था ना। भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। हालांकि पहला संविधान जो है वो अमेरिका में बना था, लेकिन लिखित संविधान सबसे बड़ा किसका है, तो भारत का है, ठीक है। और ये भारत का मूल संविधान किसके द्वारा लिखित है, तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखित है। 2 प्रश्न यहाँ पर आपको रिवीजन करवाते हैं कि जो संविधान सभा का जो विचार सबसे पहले किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था, याद रखना है, आपको याद भी करवाए थे, एम एन रॉय, है ना, विचार पूछे। और एक क्या होता है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, दोनों में क्या कंफ्यूजन होता है। देखिए विचार किसने दिया था, तो एम एन रॉय ने दिया था, ठीक है। आपको बार बार हम बताते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से याद भी रहे। और संवैधानिक सलाहकार कौन था, बी एन राव थे, है ना, बी एन राव, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूजन, देखिए दोनों के जैसा नाम है, कंफ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रखना है। विचार पूछे तो मन में विचार करते हैं, ठीक है, मन में विचार करते हैं एम एन रॉय, मन में एम एन रॉय, मन में विचार करते हैं एम एन रॉय, यानी कि संविधान सभा का विचार किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएगा, तो बी एन राव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पूछा जाता है, आपको कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो अस्थायी अध्यक्ष में हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष में हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों का तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है। राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय परिषदें, है ना, क्षेत्रीय परिषदें यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है, तो अस्तित्व में कहाँ पर है, तो बहुत अच्छे से आपको याद करवा दी गई, 6 राज्यों में है। कहाँ, कैसे याद रखना है, तो आपको याद करवाते हैं कि आंध्रा बहरा काना उत्तर तेलंगाना, बस ये 6 राज्य में है। आंध्रा बहरा काना से मतलब क्या हो जाएगा, आंध्रा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्रा बहरा यानी कि बिहार, काना आंध्रा बहरा काना आंध्रा महाआंध्रा बहरा करिए तब होगा आसानी से, महाआंध्रा बहरा यानी महाराष्ट्र हो जाएगा, महाआंध्रा बहरा काना, है ना, ये हो गया 4 राज्य और उत्तर तेलंगाना, ठीक है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा सभी, ठीक है, उत्तर तेलंगाना, ठीक है। ये क्या हो गया, महाआंध्रा बहरा काना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
है ना, बिहार, बहरा से बिहार हो गया, कान्हा से कर्नाटक हो गया, और उत्तर तेलंगाना, यही 6 राज्य में क्या है, इसमें 6 राज्य में विधान परिषद है, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए किसी में अस्तित्व में है, तो इसमें कौन सा है, महाआंध्र, बहरा, कान्हा, ये चारों में तो नहीं है, ये उत्तर भी नहीं है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना है, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको आसानी से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्या है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था। इसको, ये रक्षा विभाग कैसे याद करना है आपको, देखिए रक्षा वही करेगा जिसके पास बल होगा, है ना, मतलब यूं समझिए नाम से ही रक्षा विभाग उसके दे दिया कि इसका नाम है क्या, बलदेव, है ना, जिसके पास बल है तो ये रक्षा करेगा, तो इसको याद रख लेना है। तो रक्षा विभाग रक्षा कौन करेगा, बलदेव सिंह, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहीं पर अगर पूछा जाता है क्या, जॉन मथाई क्या उद्योग है ना, उद्योग विभाग मिला था जॉन मथाई को, जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था, ठीक है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि यही 1946 में बनी अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। हमेशा याद रहे, कैसे याद रखना है, खाद्य एवं कृषि मंत्री, तो प्रसाद को खाते हैं, ऐसे रिलेट करना है, मतलब क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। खाद्य मंत्री जैसे पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, प्रसाद को खाते हैं, खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा किया गया था, बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न आपको देखिए याद करवाते हैं, क्या मालूम पूछा जाता है, क्या पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, ठीक है। तो द्विस्तरीय में वो ये कौन है, अशोक मेहता, और त्रिस्तरीय में कौन है, बलवंत राय मेहता। अब ये दोनों नाम आपको मालूम भी, आपको भी, ठीक है, कि अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता। अगर क्या होता है एग्जाम में आ गया कि द्विस्तरीय पंचायत राज का सुझाव किसने दिया, तो ऑप्शन में क्या, वहां भी कंफ्यूजन होता है कि अरे अशोक मेहता था या तो बलवंत राय मेहता था। तो इसको कैसे याद करना है, देखिए द्विस्तरीय में 2 शब्द वाला आएगा अशोक मेहता, त्रिस्तरीय में 3 शब्द वाला आएगा बलवंत राय मेहता, ठीक है। समझिए आसानी से याद रहेगा कि त्रिस्तरीय जैसे पूछेगा 3 शब्द वाला बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित था, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख लेना है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको कुछ रिवीजन करवाते हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, ठीक है। और संवैधानिक तौर पर इसका कब, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में ये लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपको बताते हैं क्या, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका दोनों साथ में आपको पढ़ना है। पंचायती राज व्यवस्था हो गया, नगर पालिका, है ना, मतलब पढ़ना ऐसे कि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था पूछेगा किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था, और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसूची में रखा गया, 11वीं अनुसूची में। देखिए 12 अनुसूची है, ठीक है, तो लास्ट वाला जो 2 अनुसूची है यही है, 11वीं में पंचायत और 12वीं में क्या, नगर पालिका। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका, ठीक है। फिर बात करें क्या, 11वीं अनुसूची में कितना विषय मालूम, 29 विषय है, और पूछेगा 12वीं अनुसूची में कितना, यानी नगर पालिका में वो 18 विषय है, ठीक है। फिर पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में, तो भाग 9 में है। देखिए बिहार के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये सब नगर पालिका और पंचायत, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पंचायत है किस भाग में, भाग 9 में, नगर पालिका भाग 9 के ए में, ठीक है। ये सारी चीजें याद हो गया। पंचायती राज व्यवस्था ये लागू कब हुआ था संवैधानिक तौर पर, तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त करते हुए 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, ठीक है। तो 24 अप्रैल जो लागू हुआ था, इसी 24 अप्रैल से आपसे पूछा जाता है क्या, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये अगर पूछे ग्राम पंचायत गठन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में, है ना, ग्राम पंचायत गठन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में, ठीक है। तो इस तरह से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है कौन सा संवैधानिक संशोधन, तो ये हो जाएगा 86वां, है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये है क्या मालूम, देखिए मूल कर्तव्य जो था ना, कितना था शुरुआत में 10, जो कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जो कि जोड़ा गया था। पूछा जाता ना कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में इसे जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को। उस समय मूल कर्तव्य कितना था, 10 था, है ना। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। तो 11वां मूल कर्तव्य वर्तमान में कितना है, 11 मूल कर्तव्य। तो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा, यही है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। है क्या, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, और इसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया था, ठीक है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार ये कौन सा था, ये हो गया 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना। अच्छा यहाँ पर है आपका क्या,
73वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसका आपको कमेंट में बताना है कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय कौन थे, तो उस समय थे आपके ये लाल बहादुर शास्त्री थे ना। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड किसे, 1919 को। और एक क्या था, मोर्ले मिंटो सुधार। मोर्ले मिंटो सुधार किसे, 1909 को। फिर 1909 से क्या पूछा जाएगा कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो 1909 के द्वारा किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था किस अधिनियम के द्वारा, तो 1919 के नियम 1919 का भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। और यही केंद्र में द्वैत शासन लागू कब हुआ था, तो 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है, यह विंध्याचल श्रेणी। कौन सा, विंध्याचल श्रेणी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। इसमें क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए, पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर दोनों नदियों की जो प्रमुख नदी है, आपको हम यहाँ पर याद करवाते हैं, यहाँ से प्रश्न आएगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पहले आप लिखिएगा क्या, देखिए लिखिएगा क्या मालूम, देखिए एक है क्या, साबरमती, उसके बाद क्या है, लूनी नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। कैसे कैसे याद रखना है इसको आसानी से, तो एक शब्द याद रखना है, साला मानता नहीं। साला मानता नहीं, ये 5 प्रमुख नदी है। यहाँ से क्या आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, पश्चिमी भी पूछेगा वहां से भी आंसर निकल जाएगा, पूर्वी भी पूछेगा वहां भी आंसर निकल जाएगा, बस एक ही लाइन से। देखिए साला मानता नहीं मतलब साबरमती, लूनी नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये क्या पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अब यहाँ पर क्या पूछा, देखिए पूर्व की ओर बहने वाली प्रवाहित नदी जो है कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आया ना कि एक चीज अगर याद है आपको, साला मानता नहीं, तो आपको मालूम है कि मानता से क्या हो गया, माही, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा क्या है, ये पश्चिम की ओर बहती है ना। तो इसको अगर जानते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सा है, साला मानता नहीं, तो यही आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, बाकी चीज कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आंसर आ चुका है। ठीक है, कि जैसे ही आया ये वाला ट्रिक है आपको मालूम है, तो साला मानता नहीं कि माही, नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व की ओर नहीं बहती है। यही तो पूछा था, है ना, पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया याद। अब इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें साबरमती और माही, नर्मदा और ताप्ती, ये क्या करता है, ये अगर भारत का मैप देखेंगे इधर, तो इधर अरब सागर में गिर जाती है, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब यहीं पर ध्यान रखना क्या, लूनी नदी जो है ये अरब सागर में नहीं गिरती, बल्कि ये कच्छकरण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो यही पूछेगा क्या, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में ना गिर करके कच्छकरण में विलुप्त हो जाती है, तो लूनी। लूनी लुप्त हो जाती है, लूनी लुप्त हो जाती है, लूनी लुप्त हो जाती है, कच्छकरण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे क्या, पूर्व की ओर बहने वाली नदी, ये तो आंसर आ चुका। अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देखेंगे, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सा मालूम, याद क्या रखना है, गोद में काका। इससे सभी अति महत्वपूर्ण नदी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी, पूर्व की ओर बहने वाली नदी मतलब क्या, इधर है ना, इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में इधर गिर जाती है। ठीक है, इसमें कैसे याद रखना है, तो इसको याद रखना बस एक चीज क्या, गोद में काका। अब इससे देखिए नदी लिखिएगा, कौन कौन सा नदी आएगा, गोद में काका। इससे गो से क्या आ जाएगा, गंगा गोदावरी, गंगा गोदावरी दामोदर, 3 नदी इससे हो गया है ना, गंगा गोदावरी दामोदर, है ना, गंगा गोदावरी दामोदर, ये सब पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, गोद में से हो गया क्या, में से हो गया यहाँ पर महानदी, है ना, में से महानदी। ठीक है, में से महानदी, और काका से हो जाएगा कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब नदियां जो है पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, गोद में काका यानी कि क्या हो गया, गोद से क्या हो गया, गंगा गोदावरी दामोदर, अब में से हो गया महानदी, और काका से कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियां पूर्व की ओर गिर जाती है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, हर जगह काम आएगा। तब तक याद रखना है जब तक मेरी लिस्ट में नाम ना आ जाए। ठीक, और याद रहेगा, 1-2 बार बस आप रिवीजन करें, हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग नहीं होता है। देखिए काली मिट्टी में क्या होता है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, काली मिट्टी है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि रेगुर मिट्टी कैसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो पूछा क्या, किसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो बांगर का प्रयोग नहीं करेंगे। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बांगर किसे बोलते हैं मालूम, देखिए आपको मिट्टी के बारे में बताते हैं। मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी फैली हुई है, तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है,
और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त यानी कि पूछे कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा होता है, तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी, एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी को क्या होता है, एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, और एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए नई जलोढ़ मिट्टी को पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया, ध्यान रखना है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है, तो खादर कहा जाता है, क्या, खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर, है ना, यही आपको ऑप्शन में जो दिया हुआ है बांगर, ठीक है। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। याद कैसे रहेगा हमेशा, देखिए खादर किसको बोलेंगे, जहाँ क्या होता है कि पानी वर्ष भर हमेशा आते रहता है, आते रहता है पानी हमेशा, तो क्या करता है, मिट्टी खोद के ले चला जाता है, खोद के ले चला जाएगा, तो ये कहलाएगा खादर। खादर खोद के मिट्टी ले चला जाएगा बार बार, तो वो क्या नया रहेगा हमेशा, ठीक है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। और जहाँ क्या वर्ष भर पानी आता ही नहीं है ना, कभी नहीं आता पानी, सालों सालों तक पानी नहीं आता है, तो मिट्टी पुरानी हो जाती है, ठीक है। पुरानी, क्योंकि नया आएगा ही नहीं, वहाँ पे धुलेगा ही नहीं, तो मिट्टी क्या पुरानी हो जाती है, उसे बांगर कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला याद रखेंगे, तो ये वाला अपने आप याद रहेगा। तो नई है यानी कि पानी बार बार आएगा, खोद के लिए चला जाएगा, खादर कहलाएगा, नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे, ठीक है। चाय और कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा आता है, तो लेटराइट मिट्टी होता है। काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो लाल लेटराइट मिट्टी होता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी। इसका स्थापना कब हुआ था, 1958 में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुआ था। अब यहाँ पर याद कर लिए, ठीक है। अब एग्जाम में आया, वहाँ पे क्या भूल जाइएगा, ठीक है। इसलिए ईस्वी वाला क्या होता है ना, आप ऐसे याद करिए कि जब भी ईस्वी वाला प्रश्न आए, तो आप कोशिश करिए कि कोई और ईस्वी में कुछ घटना हुआ तो उसको यहाँ पर जोड़ लेने से, उसको जोड़ लीजिएगा ना, तो उससे क्या होगा मालूम, कि जो वो वाला जोड़े वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा। अब कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, एक एक साथ तीन तीन चीज़ याद हो जाएगा। जो पहले याद किए ना, जैसे आप याद किए थे पहले क्या, कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, तो यहाँ जोड़ लेंगे ना, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, वो भी यहाँ पर याद हो जाएगा, है ना, रिवीजन हो जाएगा, और ये भी याद हो जाएगा। नासा की स्थापना कब हुआ था, वो भी याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब हुआ था, 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, 1958 में। नासा की स्थापना कब हुआ था, 1958 में, ठीक है। तीन तीन चीज हो गया ना, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान 1958, डीआरडीओ 1958, नासा की स्थापना 1958। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा, तांबा सबसे ज्यादा का राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में आपको मिलेगा क्या, कालीबंगा, जहाँ से जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से मिला था, जो कि राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा जो कि रेगिस्तान पूछे, थार मरुस्थल या थार रेगिस्तान है, राजस्थान में ही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। सांभर झील पूछे कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग जो है निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है। तो इसका आंसर क्या लगाइएगा, 26 का आंसर बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य गंगा भाग, है ना, मध्य गंगा भाग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। इसमें क्या बोला, इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है, क्या ये सही है। देखिए यही इसी तरह पूछा जाता है आपको, यहाँ से जो प्रश्न आता है ना, पंजाब हिमालय आएगा किस नदी के बीच है, कुमायूं हिमालय, और नेपाल हिमालय और असम हिमालय किस नदी के बीच है। तो यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, आप कॉपी में लिख लीजिएगा, लिखिए, इससे क्या होगा मालूम, एक बार लिखिएगा ना तो हमेशा याद रहेगा, एक बार याद कर लीजिएगा। ऐसे क्या क्वेश्चन याद करिएगा ना यहाँ, तो बार बार भूल जाइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है ही, ये वाला क्वेश्चन क्या है, भूलने वाला है, इसलिए इसको ऐसे याद करिए। देखिए इसको कॉपी में जब लिख के याद करिएगा ना एक दो बार, तब आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बात करते क्या, कुछ नदी है, कौन सा, देखिए यहाँ पर 5 नदी का नाम लिख लेना आपको। सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी हो गया, यहाँ पर बहती है। फिर इसके अगर देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, फिर यहाँ पर बहती है आपका सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी भाई। फिर आपके इसके आगे जाइएगा तो काली नदी है, ठीक है, काली नदी। उसके बाद आगे जाइएगा तो तिस्ता नदी है, क्या है, तिस्ता नदी है ना, तिस्ता लिख लीजिएगा, तिस्ता, ठीक है। इसके बाद आगे जाइएगा तो वहाँ पर क्या है, दिहांग नदी है, कौन सा, तो दिहांग, यहाँ पर लिख सकते हैं आप दिहांग नदी, ठीक है। इधर कौन सा है, दिहांग नदी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो पहले नदी याद रखना है, उसके बाद हिमालय इसको बैठा देना है, ठीक है। देखिए नदी क्या है, जैसे सिंधु सतलज काली तीस्ता, चार याद करिए, अपने आप बाकी याद रहेगा, सिंधु सतलज काली तीस्ता, सिंधु सतलज काली तीस्ता। अब इसमें क्या होता है, स्टार्ट करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यहाँ पर पंजाब हिमालय, यहीं पर क्या है, पंजाब हिमालय है। फिर आगे जाइएगा तो इधर कुमायूं हिमालय मिलता है, कुमायूं हिमालय। उसके बाद आगे जाइएगा तो फिर नेपाल हिमालय, ठीक है।
और उसके बाद आगे जाइएगा तो असम हिमालय यहाँ पर मिलता है, ठीक है, काल जो कि तीस्ता और दिहांग के बीच है असम हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के बारे में दिया था, तो इसका विस्तार यहाँ क्या लिखा था क्वेश्चन में मालूम, कि काली से तीस्ता है, तो क्या ये सही है? गलत है, क्योंकि कुमायूं कहाँ है, देखिए यहाँ पर है ना, सतलज और काली नदी के बीच है, सतलज और काली नदी के बीच है। यहाँ क्या लिखा था, काली और तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच कौन सा है, नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच कौन सा है, नेपाल हिमालय, तो ये क्या गलत है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये मेन चीज़ ये आपको बताना था, ठीक है, कि सिंधु सतलज काली तीस्ता और उधर दिहांग है, और पंजाब कुमायूं नेपाल असम, पंजाब कुमायूं नेपाल असम, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बाकी सब सही है इसमें, कि कुमायूं हिमालय के बारे में कि मिलाम तथा गंगोत्री हिमनद इस क्षेत्र में है, और दून घाटियां शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच है, और ये केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी पर्वतीय चोटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है? ताजा मतलब मीठा, है ना, तो कौन नहीं है, तो बल्कि एक लेगुन झील है, तो मीठा कौन सा नहीं मालूम। ये जो चिल्का झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, चिल्का झील है ना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, कहाँ पर है, उड़ीसा में। और यही याद रखना क्या मालूम, भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है मालूम, यही है, चिल्का झील है ना, तो ये ध्यान रखना। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, तो ये है बुल्लर झील, ये कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी झील पूछे तो वो कौन सा, बेम्बनाड झील है, ये कहाँ मिलेगा, आपको केरल में मिलेगा, ठीक है, बेम्बनाड झील। नेक्स्ट क्या है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है, एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है पूछा, तो किसका, इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र का होता है, रेडियो तरंग का हो जाता है, गामा किरण का हो जाता है, ये एक्स किरण का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, चिकित्सा के एमआरआई में है ना, एमआरआई में, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं और इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो इसका द्रव्यमान लगभग किसका, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है ना, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, तो ये क्या सही है, ये सही है मालूम। देखिए शीतलक के रूप में द्रव सोडियम का पूछा, क्या मालूम कौन सा सही है, तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग, इसको मतलब रेयर केस में किया जाता है, तीव्र जब नाभिकीय रिएक्टर होता है ना उसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन साधारणतः इसमें ना, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल और साधारण जल का प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में साधारण जल और भारी जल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये वाला गलत है यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है दंत पेस्ट का एक अवयव है, ये सही है ना, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, इसका उपयोग दंत पेस्ट में एक अपघर्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर सही है। फिर क्या, बोडो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है, ये गलत है, बोडो मिश्रण में सोडियम सल्फेट नहीं होता है, इसके जगह क्या कॉपर सल्फेट और चूना होता है ना, कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर केवल बी यहाँ पर सही है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्वों का सही क्रम क्या है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार से आंसर क्या होगा, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला तत्वों का सही क्रम क्या है, तो ये है नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लेकिन ऑक्सीजन अगर पहले रहता तो ऑक्सीजन सही होता है ना, ऑक्सीजन पहले सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है ना, उसके बाद नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, वायुमंडल में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा या तो सूर्य में तो वो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था किसने, डी ब्रोगली ने किया था। देखिए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पूछा है ना, तो तरंग प्रकृति प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था, हालांकि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, है ना। जॉन डॉल्टन इसमें क्या है, तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डॉल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्या है, व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, व्यावसायिक मोटर के बारे में, देखिए इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। इसमें कुंडली को गर्म लोह क्रोड पर लपेटा जाता है, ये सही है। इसकी शक्ति अधिक होती है, ये भी सही है। आंसर क्या हो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सभी सही है। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है, तो क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका निम्न आयनन ऊर्जा है, इसका कारण क्या, निम्न आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सूचियों को क्या करना, मिलान करना है। तो एक चीज आपको याद है इसमें आसानी से, कौन सा मालूम, तो इसमें जो अधातु है ना, जो दो दो चीज इसमें बहुत आसान है, क्या कह रहे हैं, जो आयोडीन क्या एकमात्र अधातु है जो कि चमकीला होता है, अधातु है लेकिन ये चमकीला होता है, अक्सर क्या होता है, धातु चमकीला होता है, ठीक है, अधातु नहीं होता चमकीला, लेकिन एक आयोडीन अपवाद है जो कि चमकीला होता है ना, आयोडीन।
तो अधातु जिसमें चमक होती है कौन सा है, आयोडीन है ना, सी का 1 है, ठीक है, सी का 1 तो सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। आप फिर आगे बढ़ेंगे कौन सा मालूम, ग्रेफाइट के बारे में भी आसानी से याद रहेगा क्या, तो ग्रेफाइट क्या एकमात्र अधातु है जो कि क्या होता है, चालक होता है ना, सुचालक होता है ये, तो अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है, ये डी का 2 होगा। अब डी का 2 एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में है ना, आंसर आ चुका है, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट पहले इसी को मिलाते हैं ग्रेफाइट का तो आंसर आ जाता, ऑप्शन डी में ही डी का 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो आंसर आ गया। फिर इसको हालांकि मिला लेते हैं, सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व कौन सा हो जाएगा, तो आध्यात्मिक तत्व सबसे हल्का हो जाएगा हाइड्रोजन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा, हाइड्रोजन है। और द्रव आध्यात्मिक तत्व कौन सा हो जाएगा, तो बी का यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमीन है ना, ये द्रव में पाया जाता है, अधातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो है पारा है ना। और धातु चमक होती है आयोडीन हो गया, और जो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट हो गया ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समस्थानिक कार्बन जो 6 और 14 है का संबंध किससे है, तो किससे संबंधित है ये, तो ये संबंधित जीवाश्म के आयु निर्धारण से है ना, जीवाश्म के आयु निर्धारण से, जीवाश्म के आयु का निर्धारण किया जाता है कार्बन 14 से, ठीक है। और समस्थानिक किसे बोलते हैं मालूम, जिसका क्या परमाणु संख्या समान हो वो समस्थानिक कहलाता है, और द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। समभारी किसे बोलते हैं, जिसका द्रव्यमान समान हो। सम न्यूट्रॉनिक किसे बोलते हैं, जिसे न्यूट्रॉन जिसका समान हो। किस आधार पर एक कोशिकीय जीव होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना है, किस आधार पर, तो ये केंद्रक की संरचना के आधार पर है ना, केंद्रक की संरचना के आधार पर ये माना गया है, ठीक है। अमीबा से पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है कि अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो ध्यान रखना अमीबा और एक है पैरामीशियम, क्या है, एक तो अमीबा है और एक है पैरामीशियम, ये क्वेश्चन सब क्या आता है रिपीट होते रहता है मालूम। अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों में क्या है ऐसा, तो द्विविखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है ना, बाइनरी फिजन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, इसमें क्या निम्नलिखित में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है, असत्य बताना है गलत कौन सा है। देखिए रुधिर जो है यानी कि ब्लड दो घटकों से मिलकर बनाता है, जिसमें प्लाज्मा 55% होता है और कोशिकाएं 45% होता है, ये सही है ना। ब्लड को दो भागों में, जैसे प्लाज्मा 55%, बाकी जो कोशिकाएं होता है जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये सब 45% होता है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट आगे क्या है कि रुधिर के लाल होने का कारण आरबीसी में उपस्थित लौह युक्त प्रोटीन है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद क्या रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी की पाई जाती है जिनका जीवन काल 3 माह का होता है, ये गलत है। कैसे, आरबीसी का जीवन काल कितना 120 दिन होता है, 120 दिन का मतलब क्या हुआ 4 माह, लेकिन यहाँ पर क्या दिया 3 माह दिया हुआ है, यानी कि यही गलत है, केवल 3 यहाँ पर असत्य पूछा था, असत्य, यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी है ना। और इसका जो आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल पूछा जाता है तो 13 से 20 दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। जीवों के विकास के क्रम में क्या है, सेलामेंडर फिर अजगर और कंगारू है ना, पहले किसका विकास हुआ था, सेलामेंडर का, फिर अजगर का और उसके बाद कंगारू का विकास हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। और जो मानव रक्त का जो लाल होता है किसके, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है ना, ठीक है। और इसी तरह जैसे कि पत्तियों का रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी सरल लोलक या तो कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रोनोदित होते कहलाते हैं जब, कब कहलाता है, जब वाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है ना, वाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, घटती है, ठीक है। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये साइंस का, ठीक है, क्या क्या घटता है आपको यहाँ पर सब बताते हैं। देखिए अगर पूछे कि विद्युत ऋणात्मकता, तो ऊपर से नीचे पर क्या होता है, घटता है, ठीक है। आयनन ऊर्जा और या तो आयनन विभव क्या होता है, घटता है ना, किसी भी आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन, देखिए क्या क्या घटता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव घटता है, ठीक है, अधात्विक गुण घटता है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। बढ़ता क्या क्या है वो भी लिख लीजिएगा, परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, ऊपर से नीचे जब आएंगे परमाणु आकार बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा, संयोजकता बढ़ेगा, क्रियाशीलता धातुओं में बढ़ेगा है ना, धातुओं में क्रियाशीलता बढ़ेगी, ठीक है, अधातुओं में हालांकि घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है। आपको बताते हैं हमेशा 5 उत्तक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 उत्तक है जो कि एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे कि 5 उत्तक में कौन है, एक जाइलम और एक फ्लोएम, ये क्या है, जटिल उत्तक है, ठीक है। और सरल उत्तक में कौन सा आ जाएगा, तो पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। तो पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, ये ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, आंसर क्या हुआ, एक करेक्ट आंसर हो गया। और इससे क्या पूछा जाएगा मालूम, पूछा जाएगा कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन का संचय होता है ना, भंडारण होता है, वो कौन मदद करता है, कि कौन, पेरेंकाइमा, याद रखना है, पेरेंकाइमा। और कोलेंकाइमा क्या करता है, पौधों में लचीलापन कौन प्रदान करेगा, पूछे तो कोलेंकाइमा। पौधों में मजबूती और कठोरता कौन प्रदान करता है, स्क्लेरेंकाइमा करता है, ठीक है। याद कैसे रखना है, आसानी से देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेरेंकाइमा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेरेंकाइमा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेरेंकाइमा, लचीलापन कोलेंकाइमा, लचीलापन कोलेंकाइमा, लचीलापन कोलेंकाइमा, ये तो पो से जोड़ लीजिएगा ना, प्रकाश संश्लेषण पो से प्रकाश संश्लेषण, पो से पेरेंकाइमा, लचीलापन कोलेंकाइमा, कठोरता और मजबूती ये स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। जैसे पूछा जाता है ना कि नारियल का छिलका किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का बना होता है। किस उत्तक में पूछेगा, मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। पौधों में जल का वहन कौन करता है, तो जाइलम, जल जाइलम, आसानी से याद रहेगा, जल जाइलम, ठीक है। देखिए पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण क्या है उसे याद रखना, ठीक है। तो आप याद कैसे रहेगा, जब इस तरह से आप पूरा क्या है बेहतरीन तरीके से सिस्टम ढंग से पढ़ेंगे और उससे सोचेंगे विचारेंगे तो हमेशा हमेशा याद रहता है, ठीक है। तो जल जाइलम, जल जाइलम। और भोजन का वहन करता कौन, फ्लोएम, याद कैसे रखना है, भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड, तो फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम ऐसे रिलेट कर लेना, जल जाइलम, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा नहीं होगा, देखिए एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, सी का है ना, सी का विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, तो यही वाला नहीं है। और बाकी जो थायमिन और ये जो है राइबोफ्लेविन और फोलिक एसिड है, तो कौन सा नहीं पूछा, तो 4 नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। विटामिन बी1 का नाम है थायमिन, विटामिन बी2 का है ये राइबोफ्लेविन, विटामिन बी9 का है फोलिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाकी विटामिन के बारे में आपको अक्सर बताते रहते हैं, ठीक है, रेगुलर आप चैनल पर बने रहते हैं तो पूरा आपको सिलेबस कवर हो जाता है, पूरी चीज़ें हम आपको बेहतर ढंग से आपको रिविजन करवाते हैं, याद करवा देते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं 46 में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और एवं कूट का प्रयोग सही इसका बताना है। राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो देखिए आपको हमेशा बार बार कई कई बार रिवीजन करवाते हैं, जब भी आता है ना कोई भी, जैसे राइबोसोम आ गया, चाहे लाइसोसोम आ गया, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, तीनों आपको बताते हैं कि इसका कार्य क्या है और इसकी खोज किसने किया था। तो राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम है ना, ये तीनों बताते हैं आपको। तो देखिए आप अभी फिर बता रहे हैं, क्या मालूम, राइबोसोम का जो इसका क्या काम है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है, लाइसोसोम को। हमेशा हमेशा के लिए याद कैसे रखना है, देखिए आत्महत्या की थैली अब तीनों ऑप्शन में आ जाएगा, तो टिक कौन करना है, अरे कौन होगा, राइबोसोम होगा, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या तो लाइसोसोम होगा। देखिए आत्महत्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुसाइड, तो सुसाइड में 200 आ रहा है ना, तो 200 वाला टिक करना है, लाइसोसोम है ना, सुसाइड आत्महत्या की थैली 200 वाला टिक करना है ना, ये लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। बाकी चीजें क्या, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम हो जाएगा। और ये तो आपको याद ही रहता है, बहुत बार पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना, कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसका खोज किसने किसने किया था। देखिए राइबोसोम की खोज किया था किसने, तो जॉर्ज ई पलाडे ने किया था, किसने, जॉर्ज ई पलाडे ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था मारो, ये हम आपको बताते हैं क्या, कोलिकर है ना, रॉबर्ट वॉन कोलिकर, ठीक है। और लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो इसको किया था डी दुबे ने किया था। अब देखिए यहाँ पर भी अगर कंफ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रखना है, थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं, क्या वो काफी हेल्प मिलता है, क्योंकि एग्जाम आपका क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है, इसमें हेल्प मिलता है। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी दुबे है ना। देखिए आत्महत्या की थैली, इसमें क्या बताते हैं 200 रिपीट होगा, इसमें भी देखिए नाम में भी रिपोर्ट हो रहा है, डी दुबे, डी दुबे है ना। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी दुबे। कंफ्यूजन नहीं होगा कि पलाडे होगा या तो कोलिकर होगा, है ना। लाइसोसोम में क्या एक फिक्स हो गया ये आपका है ना, लाइसोसोम यानी कि आत्महत्या की थैली सुसाइड वाला, और ये हो गया क्या, डी दुबे, ठीक है। अब यह है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, वो कोलिकर ने किया था। और राइबोसोम की खोज किसने किया था, पलाडे ने किया था, ठीक है। तो ये बार बार आपको याद करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या पलाडे इसका देखना है। तो देखिए राइबोसोम का खोज यहाँ पर किसने किया था, जॉर्ज ई पलाडे ने किया था, जो कि आपको हम पहले भी याद करवा चुके हैं। तो ए का 3 हो गया, ठीक है। अब ए का 3 देखिए, 3 इसमें नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन में है। उसके बाद इसमें देखेंगे क्या, अब इसमें नाम देखिए नया नया दिया, ठीक है। तो इसमें कैसे देखिए, एक तो और याद रखने क्या, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी आपको आसानी से याद रहेगा, कई बार आपको बताएं, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था, डी का 2 होगा। अब डी का 2 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन छट जाएगा है ना, बाकी ये 2 ऑप्शन बचा हुआ है,
ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज क्या बताते हैं आपको, अल्बर्ट बोन कोलिकर ने किया था। लेकिन यहाँ पर क्या एक और इसमें नाम आएगा जो कि बाद में मतलब कि इसमें सहयोग किया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में। तो ये कौन होगा, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में आप यहाँ पर क्या मिलाइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा आपका अल्टमेन, क्या होगा अल्टमेन है ना, बी का यहाँ पर 4 से मिलेगा, बी का 4 से, ठीक है। बी का 4 जैसे मिला तो आंसर आपका आ गया है ना, ऑप्शन नंबर सी 46 का, या क्या हो गया सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी एक जो बचा था क्या, केंद्रिका की खोज है ना, केंद्रिका की खोज किसने किया था, तो फोंटाना ने किया था केंद्रिका की खोज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्या मालूम, क्योंकि आप याद क्या किए, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब यहाँ पर क्या केंद्रिका का खोज किसने, फोंटाना ने किया है, ठीक है। तो इसको कैसे समझना है, देखिए केंद्रक की खोज है ना, केंद्रक अगर बोले तो कोशिका का केंद्रक का खोज जो है ये किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने ही किया था, ठीक है, ध्यान रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने ही किया था। लेकिन ये केंद्रिका जो होता है क्या, केंद्रक में ही एक क्या होता है, छोटी छोटी संरचना होती है केंद्रक के अंदर है ना, केंद्रक के भीतर क्या होती है, पाए जाने वाला एक छोटी संरचना है केंद्रिका, है ना, इसका खोज किया था फेलिक फोंटाना ने किया था, ठीक है, समझ में आ गया। तो केंद्रक का है रॉबर्ट ब्राउन ही है, लेकिन केंद्रिका जो है उसके अंदर जो छोटी संरचना है केंद्रिका, इसका खोज फोंटाना ने किया था, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपका आ गया क्या, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, समझ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज क्या है, अल्बर्ट बोन कोलिकर, और ये अल्टमेन भी इसमें सहयोगी है, ध्यान रखना है। अगर कोलिकर ऑप्शन में नहीं देता है अल्टमेन आंसर लगता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें और कितने युग्म सही है, कितने युग्म सही है पूछा आपसे। देखिए खसरा रोग ये पैरा मेक्सिको वायरस के कारण होता है क्या, तो खसरा रोग है पैरा मेक्सिको वायरस के कारण होता है, ये सही है, मालूम, ये क्या है पैरामेक्सिका जो वायरस के कारण ही खसरा रोग होता है। पित्त ज्वर ये ऑर्थोमोक्सिको वायरस के कारण होता है क्या, नहीं, क्योंकि पित्त ज्वर जो होता है ना यह फ्लेबीबी, क्या है फ्लेबीबी राइड परिवार के फ्लेबी वायरस के कारण होता है, फ्लेबी वायरस के कारण होता है, किसका, तो फ्लेबी वायरस के कारण होता है ये पित्त ज्वर, ये वाला गलत हो गया। फिर क्या हर्पिज रोग, हर्पिज रोग जो है ये हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है ना, किसके कारण, हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस के कारण, यानी SAV है ना, हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है ये हर्पिज रोग, यानी कि ये भी गलत है। तो कितने युग्म सही है, केवल एक सही है ना, तो एक ही युग्म सही है, केवल एक युग्म सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ क्या बोला, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो ये सही है। फिर क्या बोला, पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल द्वारा होती है, ये गलत है, क्योंकि पौधों की चौड़ाई में जो होता है ना पार्श्व विभुज्यति उत्तक के कारण चौड़ाई में वृद्धि होती है, और एब्सिसिक अम्ल क्या है, ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, ये क्या है वृद्धि अवरोधक, यानी कि वृद्धि को ये रोकने वाला है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, तो ये वाला गलत है, असत्य हो गया, ठीक है। बाकी ये सब सही, संघ कोर्डेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ये सही है, यानी कि असत्य पूछा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, तो पद्म पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया, तो आंसर क्या होगा, 139 है ना, 7 लोगों को जो था क्या पद्म विभूषण, और 19 लोग है इसमें क्या पद्म भूषण, और 113 लोग क्या है इसमें पद्मश्री अवार्ड है, ठीक है। 113 और 7 कितना हुआ, 120 और 19 39 है ना, 139 हो गया, ठीक है। बिहार में किसको किसको मिला, ये कतई जार प्रश्न है, आपके एग्जाम में गारंटी के साथ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना 2025 का जो है पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड किसे मिला है, तो शारदा सिन्हा को मिला, याद रखना बिहार के शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। और पद्म भूषण अवार्ड किसे, सुशील मोदी को मिला है। ये सब एक एक नाम जो है ना, ये सब कतई जहर प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है, फिर पूछा जाएगा बाद में पछताइएगा नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। शारदा सिन्हा पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी, और 5 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है बिहार के लोगों को, ठीक है। वो 5 कौन कौन सा है, तो एक है हेमंत दादा है ना, हेमंत है, नित्यानंद है, और कौन कौन है, हेमंत नित्यानंद, और एक है आचार्य किशोर कुणाल है, और एक है भीम सिंह है ना, और एक कौन है, तो निर्मला देवी है ना, जिसको सूजनी कला के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। तो नाम याद रहेगा ना, 7 लोगों को मिला है, 2 नाम जो टॉप में क्या है, देखिए सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में कौन सा होता है, भारत रत्न, उसके बाद दूसरे नंबर कौन होता है, पद्म विभूषण, तीसरे पे फिर आता है पद्म भूषण, और चौथे पर आता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो बड़ा है दूसरा नंबर पर, तो पद्म विभूषण एक ही लोगों को मिला बिहार में, किसको, शारदा सिन्हा को 2025 में मिला है। फिर सुशील मोदी को पद्म भूषण अवार्ड मिला है, जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके बिहार के पहले, और फिर क्या 5 लोगों को
मिला है पद्मश्री अवार्ड। तो नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, नाम है ना। हेमंत है, नित्यानंद है, किशोर कुणाल है, भीम सिंह है और निर्मला देवी है ना। कौन है? निर्मला देवी। तो ये सब नाम बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल साहित्य 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है, कितना दिया जाता है राशि? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 50,000 और एक कांस्य पट्टिका दिया जाता है। 50,000 और एक कांस्य पट्टिका दिया जाता है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से बुक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा आपके एग्जाम जब होगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली कृति जो है ये हॉर्टलेम किस भाषा में लिखा गया? अब यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ याद रखना है, किस भाषा में? ये तो कन्नड़ भाषा में, ठीक है। अब याद रखना क्या, जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो बानू मुश्ताक। किसे दिया गया? बानू मुश्ताक जी थे, ध्यान रखना है। कौन? बानू मुश्ताक है, और ये अपने भारत के ही, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? बानू मुश्ताक को। किस पुस्तक के लिए मिला था? हॉट लैम्प को, ठीक है। हॉट लैम्प इसका पुस्तक का नाम था। किस भाषा में था ये? कन्नड़ भाषा में। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो दीपा वास्ती ने किया था। क्या? दीपा वास्ती। दीपा वास्ती ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, है ना। ये 3-4 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर आपसे पूछा जाएगा, क्या गारंटी के साथ आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार अभी लाटेस्ट अभी नवंबर 2025 में मिला है। तो ध्यान रखना है बुकर पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया मालूम? ये सजाले डेविड सजाले को मिला है। डेविड याद रखना, डेविड याद रखना, बस याद रहेगा, सजाले, ठीक है। और इनका पुस्तक का नाम क्या मालूम? फलेस। फलेस के लिए दिया गया, ठीक है। तो आपसे कई तरह से पूछा जाएगा, पूछेगा फलेस का लेखक कौन है? डेविड सजाले हो जाएगा। तो किस पुस्तक के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला? तो फलेस के लिए दिया गया, ठीक है। और बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो डेविड सजाले को दिया गया है ना। होता देखिए 2 पुरस्कार होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है बानू मुश्ताक, और बुकर पुरस्कार किसे है? तो डेविड सजाले है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया है किसे? जी पद्मनाभन को दिया गया। जी पद्मनाभन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक लगाया था? तो 35 गेंद में शतक ये लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है? किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 में? तो 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हंगरी को दिया गया है ना। हंगरी के देश का ये मतलब कि लेखिका है, हंगरी का है, ठीक है। किसे मिला था? तो ये है क्रासजना। क्या है? क्रासजना होरकाई, है ना। क्रासजना होरकाई को दिया गया। होरकाई, होरकाई से रिलेट कर लिएगा कि साहित्य हाथ से लिखते हैं तो होरकाई, ठीक है। इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ये जैसे पूछा जाता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो मारिया कोरिना को दिया गया, ठीक है। ये भी आसानी से कैसे याद रहेगा कि मार के शांत कर देंगे, मार के शांत कर देंगे, यानी कि मारिया कोरिना को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन पहचान की गई? तो 4 इंजन है। कहाँ पर? ऑप्शन ए में दिया हुआ 4 इंजन की पहचान की गई, जिसमें क्या है? कृषि है, एमएसएमई है यानी कि सूक्ष्म उद्योग वाला, और उसके बाद निवेश और निर्यात, निवेश और निर्यात। नेक्स्ट क्या है? हाल के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? तो ये है जर्मनी, है ना। सबसे बड़ा ऋणदाता देश है जर्मनी। नेक्स्ट क्या? किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है? तो वेटलैंड सिटी का दर्जा किसे मिला है? ये इंदौर को मिला है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर पूछे तो कौन सा? इंदौर है। भिखारी मुक्त शहर घोषित होने वाला पहला कौन सा शहर है? वो इंदौर ही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्या? कौन सा देश एशियन विकास बैंक, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना है? तो एशियाई विकास बैंक जो है ADB, इसका 69वां देश कौन बना है? तो ये बना है इजराइल। कौन बना है? इजराइल करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1966, है ना, 1966 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय क्या है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में। नेक्स्ट क्या है? 97 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? अनोरा को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से प्रश्न आएगा, कतई जर प्रश्न है, ध्यान रखना है। यहाँ से 4 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में हमेशा बार बार आता है, गारंटी के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या याद रखना है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अनोरा। सर्वश्रेष्ठ पूछेगा निर्देशक, तो क्या बताना है आंसर? सीन वेकर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन वेकर, ठीक है, सीन वेकर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री याद रखना है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो एड्रियन ब्रोडी है। कौन है? एड्रियन ब्रोडी, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? मेडिसन कीज है। कौन है? मेडिसन कीज, ठीक है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फिक्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा, देखिए यहाँ मिला ना, आ गया ये, पद्म विभूषण से सम्मानित है शारदा सिन्हा को अन्य कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसमें
कौन कौन सा, देखिए पद्म भूषण भी मिला है इनको, पद्मश्री भी मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, यानी कि सभी मिला है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ ध्यान रखना कि आपको ये वाला पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण अवार्ड 2025 में किसे मिला है, तो शारदा सिन्हा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितना सीटें प्राप्त हुई थी, तो एनडीए को 202 सीटें प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एनडीए को कितना, 202 सीटें प्राप्त हुई है, ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बात करें, क्या बिहार विधानसभा सीट की संख्या कितना है, 243 है, ठीक है। और विधान परिषद की संख्या जो है सदस्य की संख्या मतलब कितना है, तो 75 है। लोकसभा सदस्य भारत में बिहार में कितना है, तो बिहार में लोकसभा सदस्य की संख्या है 40। राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है, तो वो है 16, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया, कौन सा पुरस्कार इसमें से नहीं दिया गया है, तो देखिए पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्मश्री नहीं मिला था, ठीक। यहाँ पर आंसर क्या हुआ, सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो 67% यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, क्वाड देश की सूची में कौन सा देश शामिल है, तो क्वाड में कौन कौन शामिल है, तो वो है भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, ठीक है। मालाबार सैन्य अभ्यास यही चारों देशों के बीच होता है, क्वाड के देशों के बीच। फ्रेंच ओपन 2025 से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अभी बिहार का एग्जाम में अभी काफी महत्वपूर्ण ये रहेगा। अभी आप जो लोग ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे होंगे, हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में। 2025 का भी जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, दिसंबर में, उसमें हर शिफ्ट में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से डिटेल आपको हम पूरा बता देते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंच ओपन की पहले बात कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए पुरुष एकल का विजेता कार्लोस अल्काराज है क्या, तो ये सही है, ठीक है। अब महिला एकल का कौन है, कोको गॉफ, ये भी सही है, ठीक है। पुरुष एकल का विजेता जेनिक सिनर, ये गलत है। फ्रेंच ओपन के बारे में ये क्या, ये गलत है, ठीक है। देखिए ये क्या, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में कितने टूर्नामेंट होता है, 4 टूर्नामेंट होता है, ठीक है। 4 टूर्नामेंट में आपको ध्यान रखना क्या, 4 टूर्नामेंट में जो होता है उसमें आपको सीरियल से याद रखना है। पहले कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फ्रेंच ओपन होता है। फिर क्या होता है, विंबलडन ओपन होता है। फिर क्या होता है, यूएस ओपन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पुरुष का याद रखना है आपको, और महिला का है ना, एकल का खिताब, ठीक है। तो पुरुष वाला पहले हम आपको याद करवाते हैं, ये कौन है, जेनिक सिनर है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच ओपन का कौन है, कार्लोस अल्काराज है। बस यही दोनों याद रखना है, बाकी यही दोनों ठीक सेम रिपीट हो जाएगा यहाँ पर, है ना, जेके जेके, ठीक है। जेके जेके, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का जेनिक सिनर, और फ्रेंच ओपन का कौन जीता था, कार्लोस अल्काराज। अब फिर वहीं पर रिपीट हो गया क्या, जो विंबलडन एकल का खिताब, पुरुष एकल खिताब जेनिक सिनर जीता, और यूएस का कार्लोस अल्काराज जीत लिया, ठीक है। तो बस याद रखना, जेके 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 और जेके, ठीक है। ऐसे पुरुष वाला याद हो गया, है ना। बस ये खाली सीरियल से याद रखना आपको, है ना। पहले कौन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। तो जेके जेके याद हो गया। अब रही बात महिला का, तो महिला में किसको पहले मेडिसिन देना, क्या मेडिसिन, तो मेडिसिन की जो जाएगा, है ना। तो मेडिसिन जो है, मेडिसिन ये है, ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता, मेडिसन, यानी ऑस्ट्रेलिया जो शुरू हुआ तो मेडिसिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो पहले मेडिसिन, उसके बाद कौन है, कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन का कौन है, कोको गॉफ। फिर तीसरा कौन है, ईगा स्वीटेक। तीसरा कौन है, ईगा स्वीटेक। और चौथा जो लास्ट को कौन सा है, तो आर्जेना सवालेंका है। कौन है, सवालेंका है, ठीक है। सवालेंका याद कैसे रखना है, आसानी से देखिए, एक तो मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे, याद रहेगा, और एक ये याद कर लेना है, यूएस सवालेंका, यूएस सवालेंका, यूएस सवालेंका, है ना। तो यूएस ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता, सवालेंका ने जीता था ना, आर्जेना सवालेंका। तो बाकी फिर याद रहेगा, दूसरा जो है यानी फ्रेंच कोको गॉफ, तीसरा जो है विंबलडन, ये ईगा स्वीटेक नहीं जीता था, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। अब रही बात क्या, ये टेनिस से संबंधित ध्यान रखना है। अच्छा यहीं पर क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन और जो फर्स्ट और लास्ट है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन और लास्ट वाला जो है यूएस ओपन, ये किसमें, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और ये जो फ्रेंच है, ये मिट्टी पे खेला जाता है, और विंबलडन जो है ये घास के मैदान पर खेला जाता है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर आपको बता दिए कौन सा, तो फ्रेंच ओपन का पूछा था, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, और क्या है, यूएस ओपन। तो आपसे फ्रेंच के बारे में पूछा था, कौन, दूसरा, दूसरा में क्या, जे के, है ना। तो जे के ये क्या होगा, तो फ्रेंच के बारे में पूछा था, तो कार्लोस अल्काराज होगा, है ना। कार्लोस अल्काराज ये सही था, है ना। कोको गॉफ दूसरा ये सही था, ये वाला गलत हो गया था, जेनिक सिनर। तो जे जे कहाँ आएगा, ऊपर में आएगा ना, जे के और फिर जे के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही क्रम क्या है। देखिए ओलंपिक खेल, और क्या बताते हैं आपको, राष्ट्रमंडल खेल, ये सब जो है, फीफा वर्ल्ड कप, ये सबसे आपसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे एग्जाम कभी भी हो। अब जैसे ओलंपिक खेल क्या 2024 में हुआ था, आपका एग्जाम अभी 2026 में होगा, तो आपको ये घबराना नहीं है कि 2024 वाला करंट अफेयर पूछ लिया, ये पूछेगा, है ना, क्योंकि ये खेल अभी क्या है, उसके बाद हुआ ही नहीं। इसलिए चाहे आपको राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ क्यों नहीं, तो 2022 वाला भी पूछ देगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था। इसलिए बड़े खेलों में उसे बहाना नहीं चलेगा, उसको याद करना ही है, ठीक है।
तो 33वां ओलंपिक खेल में 2024 में हुआ था, पेरिस में हुआ था, और इसमें जो भारत को कितना पदक मिला था, टोटल 6 पदक मिला था ना। उसमें क्या हुआ, स्वर्ण पदक एक भी नहीं जीता था, यानी रजत पदक ये जीता था, जो कि कौन था वो, अपना ये भाला फेंक कौन है, नीरज कुमार है, नीरज चोपड़ा, ये जीता था। और कांस्य पदक 5 मिला था, टोटल 6 पदक मिला था, 71वें स्थान पर आता। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी खेल करंट अफेयर लेकर आ रहे हैं, उसमें पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, ठीक है। 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये एजुकेट गर्ल्स जो कि है संस्थान भारत का, ये इसको मिला है, सही है, ठीक है। शाहीना अली मालदीव का, इसको भी मिला है, और फलाबियानो एल बिलानुस्बा फिलीपींस का, ये भी सही है, यानी ये सभी सही है, ध्यान रखना है आपको, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण कौन सा, भारत वाला ये एजुकेट गर्ल संस्थान, ठीक है, रट के रखना है इसको। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी प्राप्त नहीं है? तो किस पर सब्सिडी प्राप्त नहीं है? तो ये एटीएफ पर नहीं है, एटीएफ पर नहीं है, बाकी डीएपी पर, एलपीजी पर, मिट्टी के तेल पर है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, इस पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज के दर में वृद्धि होती है? तो इसमें कौन सही नहीं है? तो यहाँ पर क्या है, पूंजी पर वापसी में वृद्धि है ना, पूंजी पर वापसी में वृद्धि यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, देश का ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है? तो एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है, गिरावट आती है ना, गिरावट आती है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना है, यानी कि सबसे अधिक सबसे कम जो ग्लोबलाइजेशन की संभावना किसका है? तो किसका है, तो पूंजीगत कार्यों की स्थापना है ना, पूंजीगत कार्यों की स्थापना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है? विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है, तो कौन सा, आयात शुल्क की दर का एक रूपता से निर्धारण, आयात शुल्क की दर का एक रूपता से निर्धारण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला हो जाएगी मदर टेरेसा, है ना, मदर टेरेसा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75, इसमें क्या है कि उपनाम और संबंधित व्यक्ति का अ, कौन सा युग्म सही है, कौन सा सही है? लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ये सही है। बंगाल का बाघ सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है क्या? ये गलत है ना, बंगाल का बाघ जो है कई लोगों को कहा जाता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को नहीं कहा जाता है ना, जैसे आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है, ठीक है, बंगाल का बाघ कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। भारत की आयरन लेडी यानी कि भारत की लोह महिला, ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है क्या? नहीं, ये गलत है, इसे भारत की कोकिला कहा जाता है, ठीक है। आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ये यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, खेल और उससे जुड़ी शब्दावली का सही मिलान करना है। तो स्मैश और फोल्ट ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो स्मैश और फोल्ट ये बैडमिंटन से, किससे? बैडमिंटन से ना। एक का 4 होगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या, बिशप चेकमेट, बिशप चेकमेट ये है शतरंज से, बिशप और चेकमेट ये शतरंज से है, ठीक है। 2 का 1 हुआ, यानी आंसर क्या गया, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण एवं उनके मुख्यालय का सही मिलान करना है। तो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो आईएमएफ का मुख्यालय और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों आपको बताते हैं कई बार, है ना, क्या वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था, 1944 में हुआ था। और आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। तो यहाँ पर एक का क्या हो जाएगा, वाशिंगटन हो जाएगा, आईएमएफ का हो जाएगा वाशिंगटन, एक का 1 हो जाएगा, एक का 1 होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर क्या है, एक तो ये भी आसानी से याद होगा आपको, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, है ना, जेनेवा वाला कई बार आपको बताते हैं, जैसे विश्व बैंक का, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञान, विश्व बौद्धिक संपदा, रेड क्रॉस, ये सब का मुख्यालय जेनेवा में है। तो डब्ल्यूटीओ का क्या होगा, जेनेवा। 3 का 2, अब 3 का यहाँ पर क्या होगा, 2, अब 3 का 2 कहाँ, यहाँ पर दिखेगा, यानी ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ना, 77 का बी। फिर भी आपको एक बार यहाँ पर बताते हैं सभी, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए, याद हो जाए। देखिए आईएमएफ का हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो यूएनडीपी का मुख्यालय हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, विश्व व्यापार का हो जाएगा जेनेवा, और खाद्य एवं कृषि का हो जाएगा रोम हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या बताए थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आविष्कार और आविष्कारक का युग्म सही सुमेलित है? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, नहीं, गलत है ये। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नोबेल, ये गलत है। ये फोटो इलेक्ट्रिक किसने, तो आइंस्टीन ने दिया था ना। विद्युत तो जो है विद्युत प्रकाशिक विद्युत प्रभाव का, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। विद्युत बल्ब का किसने, विद्युत बल्ब का थॉमस एडिसन ने किया था खोज, ठीक है, आविष्कार। और डीजल इंजन का ये है रुडोल्फ, है ना, डीजल, है ना, नाम से याद है, ये डीजल यानी कि रुडोल्फ डीजल ने। नेक्स्ट क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा और संबंध देशों का सही युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 49 डिग्री जो है जैसा समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा से के बीच है, ये सही है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच ही सही है। सीज फायर जो जर्मनी और पोलैंड नहीं बल्कि जर्मनी और फ्रांस के बीच है ना, यही वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? विभिन्न देशों की संसद और देश का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जापान का डाइट ये सही है, नेपाल का संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत ये सही है, और अमेरिका का क्या है? कांग्रेस ये सही है। यानी कि पूछा कौन सही नहीं है, तो यानी सब सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, 80 का डी करेक्ट आंसर हो गया। और यहीं पर आपसे पूछा जाता है जो कि एग्जाम में रिपीट होता है, क्या मालूम कि रूस की संसद का नाम क्या है? तो रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। क्या है? ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रमुख घास के मैदान और संबंधित देश का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कंपास जो है ये ब्राजील का है, बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका घास का मैदान सही है, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का है, ये सही है, और पंपास जो है पंपास कहाँ का है? तो अर्जेंटीना का है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का नहीं है। उत्तरी अमेरिका क्या है? प्रेरी है ना, प्रेरी घास का मैदान कहाँ? उत्तरी अमेरिका का, ठीक है, तो ये वाला आंसर गलत है। अच्छा, एक चीज याद रख लेना, यहाँ से क्या मालूम, डाउन्स का हमेशा के लिए कैसे याद करना मालूम? आप ऐसे याद करिएगा जैसे क्रिकेट विश्व कप है ना, ऑस्ट्रेलिया बहुत बार जीता था विश्व कप, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का आप ध्यान रख लेना बस, क्या ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन क्या हुआ? डाउन हो गया है ना, अब उतना जो खिलाड़ी पहले रहता था तगड़ा तगड़ा वो अब नहीं रहा जितना पहले वो प्रभावशाली था, तो ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन क्या हुआ? डाउन्स हो गया है ना, तो ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन डाउन हो गया, यानी कि डाउन्स घास का मैदान जब भी आएगा तो क्या लगाना है आंसर? ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन क्या हुआ? डाउन हो गया, यानी कि डाउन्स कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? 82। 82 में कैसे याद रखना है इसको? इसको तो याद ही होगा आपको, विश्व जैव विविधता दिवस कई बार आपको बताते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को है ना, 22 वाला जब भी आता है तो क्या बताते हैं? बिहार दिवस 22 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। तो यहाँ पर विश्व जैव विविधता दिवस आया है तो 22 वाला टिक कर देंगे। एक का दो इसमें नहीं है, एक का दो इसमें नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ? आपको ये सब आसाने हैं, है ना। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, 3 का 4 होगा। अब 3 का 4 इसमें नहीं दिख रहा है, अब बच गया ऑप्शन, ऑप्शन डी है ना, आंसर आ गया है ना, एक दो ही जाने, आंसर आ गया है ना, 82 का क्या हुआ? डी हुआ ना। और उसके बाद बाकी मिला लीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये सही है यहाँ पर। और उसके बाद विश्व तंबाकू रोधी दिवस ये मई में हो जाएगा, 21 मई को, ठीक है। इस तरह से आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? प्रमुख व्यक्तियों और उससे संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ये सही है। फिर क्या? सेवाग्राम ये महात्मा गांधी से संबंधित है, ये सही है। शांति निकेतन गौतम बुद्ध से नहीं, शांति निकेतन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, ठीक है, यही वाला आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे से संबंधित है, पवनार आश्रम, ये सही है। नेक्स्ट क्या? पुस्तक एवं लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पुस्तक और उसका लेखक, जैसे कागज ते कैनवास ये अमृता प्रीतम की है, ये सही है। चिदम्बरा के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, ये सही है। साकेत और भारत भारती और यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त है, ये सही है। सब ध्यान रखना है, जब पूछा जाता है साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ध्यान रखना है। रंगभूमि कायाकल्प और निर्मला रविन्द्रनाथ टैगोर, ये गलत है। रंगभूमि कायाकल्प और निर्मला ये सभी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है ना, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या? वाद्य यंत्र और उसके वादक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पंडित रविशंकर सितार वादक है, सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक, भारत रत्न भी इन्हें मिला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को काफी महत्वपूर्ण है, बिहार के डुमराव है ना, बक्सर के डुमराव में इनका जन्म हुआ था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। तो शहनाई वादक में ये विश्व प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक में, ठीक है। अमजद अली खान ये तबला, गलत है। ये भी अमजद अली, अमजद सरोद है ना, अमजद सरोद है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है। अमजद अली खान सरोद वादक है, ठीक है, तो इसलिए तबला लिखा था, ये गलत है। तबला से कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन है, तबला से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, ये भी सही है, ठीक है। तो यानी कि आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से उनके मान के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आगे जो टेस्ट है यानी कि जो प्रैक्टिस सेट 15 टोटल है, तो इसमें जैसे एक टेस्ट आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे सभी लोग को बताना है, कमेंट करना है कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करना है या नहीं करना, ठीक है। क्योंकि कई लोगों को पसंद नहीं आता है, कई लोग हैं ना स्किप करना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक लोग कमेंट कीजिएगा, जो जिस पक्ष में ज़्यादा कमेंट आएगा वही काम करेंगे, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग के बारे में बताएगा। अभी फिलहाल क्या है, अभी हम आपको सभी हम बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कैसे इसको बनाना है, देखिए जानते तो सभी लोग हैं, क्या है कुछ चीज़ें होता है कि अपने ही तरीके सीख जाते हैं, ठीक है, शॉर्टकट सीख जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, या तो रिवीजन हो जाता है, तो ज़रूरत तो है कि आपको मैथ रीजनिंग भी सोल्व करना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या है, उनके अनुसार घटते क्रम में सजाना है। घटते क्रम का मतलब क्या हुआ? पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे, तो इसमें से बड़ा कौन है कैसे पता करेंगे? तो देखिए
पता करेंगे, जैसे दो में इस दोनों में पहले पता करते हैं कौन बड़ा है। कैसे पता करेंगे मालूम? ये दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि ऊपर नीचे से गुना करते हैं। तो जैसे 11 गुना 13 करेंगे तो क्या हुआ, 13 का ये 13 दहें 130 और एक और है, यानी कि 143 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आया 143, जब इसको गुना किए 143 आया, और जब 18 नमा 62 से है ना 162 आया यहाँ पर। ठीक है, अब ये दोनों में देखिए बड़ा कौन है, 162 बड़ा है या तो 143 बड़ा है, तो 162 बड़ा है, तो इस पर इसके ऊपर वाला बड़ा आया, यानी कि ये दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, इस तरह से निकालना है आपको, यानी कि ये बड़ा है, यानी कि ये वाला बड़ा में नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला पहले चुनना है, तो ये वाला यहाँ पर क्या हुआ, पहले ए ऑप्शन में नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से चेक कर लेना है, तो ये वाला छंट गया। अब ये दोनों में चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में चेक करेंगे तो क्या होगा, 11 गुना 11 इधर का आएगा 121, और ये 13 गुना ने 13 नमा कितना होता है 17 से, तो इसमें कौन बड़ा हो गया, 121 वाला, यानी कि ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। अब बी भी छंट गया। अब ये दोनों में चेक कर लेना, 11 8 88, और इधर क्या है 63 91, तो बड़ा कौन है, 91 वाला, यानी कि ये वाला बड़ा है, यानी कि पहले कौन आएगा, डी। अब डी पहले कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, आंसर क्या हुआ, निकल गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको लुप्त संख्या बताना है। इसमें क्या गया, 13 और 17 18 क्या, 13 दूनी 17 दूनी 34 एक 35, 35 का वर्ग है, और 13 और 14 क्या है 27, 27 का वर्ग है 729, ये सही है। और तो फिर इसी प्रकार ये दोनों जोड़ के वर्ग निकाल देना, 23, 23 का वर्ग क्या होगा 529, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी, ये क्या है, कर्मशः 10 12 और 15 दिनों में काम कर सकता है। वो एक साथ काम करना शुरू किया, 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर करना छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, कितने दिनों में पूरा होगा, तो कार्य को पूरा कर देना है ना, जितने दिन में पूरा होगा यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो पूरा करना है कार्य को है, पहले क्या देखिए, ऐसे लिखिए ए बी और सी। इसमें क्या हुआ, ए कितने दिनों में 10 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में कर सकता है, और सी 15 दिनों में कर सकता है। ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 15 चौके 60, यहाँ पर 60 आ गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं मालूम है ना, जैसे तीन को है, तीनों में जो सबसे बड़ा 15 है, 15 को गुना करते जाइए, जो सबसे कम मतलब गुणनफल उसका लेंगे, जो कि सभी विभाजित उसको कर दे, सभी काट दे, है ना, तो 15 चौके 60, ये सभी से कट जाएगा तो 60 हो जाएगा। अब ये क्या 10 जो है, ए 10 दिन में काम कर सकता है, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 6, 10 चौक 60। ये बी वाला कितना 12 पंचे 60, 5 दिन में, और सी वाला 15 चौके 60, ये 4 दिन में करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, बोला क्या है कि 2 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है, तो पहले एक को अब हटाइए दीजिए, 2 दिन काम किया ना, टोटल कैपेसिटी कितना है 60 है ना, 2 दिन काम किया ए, तो 2 दिन इसका हिसाब किताब बराबर कर दीजिए पहले, तो 6 एक दिन में 6 काम करता है, तो 12 काम किया, तो इसको 12 देके हटा दीजिए, 12 हटा देंगे 60 में कितना बचा 48। अब क्या हुआ, ए का कहानी खत्म। अब क्या हुआ, बी और सी, अब ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, क्योंकि ये 2 दिन काम किया, देखिए काम शुरू कर रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन 2 दिन काम करके वो हट गया, तो कितने दिन में काम पूरा होगा, अब तो बी और सी फैसला करेगा ना। तो अब देखिए फिर क्या बोला, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, कार्य पूरा होने से पहले, तो इसको अब छांटना नहीं है, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसको क्या करना है साथ में लेके चलना है, तभी तो पता चलेगा कितने दिन तक काम चला। तो इसको क्या करना है, 3 दिन जो पहले काम छोड़ा ना, इसको 3 दिन छोड़ने नहीं देना है, ये 3 दिन में कितना काम करता है उसको इसमें जोड़ देना है। 3 दिन में कितना काम करेगा अभी, तो 5 है एक दिन में, तो 5 दिया 15 दिन काम करता है, तो 15 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, 15 इसमें जोड़ दिए, बी को काहे के साथ में लेके चलना है। अब देखिए कि बी और सी दोनों मिलके कितना दिन में काम कर सकता है, अब टोटल काम कितना है इतना, बी और सी दोनों मिला दिए, बी का जो छोड़ा है उसको छोड़े नहीं, इसमें जोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए बी और सी क्या है 5 और 9 है, इसका कैपेसिटी क्या 5 और 4 कितना 9 हुआ, तो 9 से इसमें भागा दीजिए। ठीक है, ये क्या है 48 प्लस 15 करेंगे 63 आएगा, तो 63 ये कटेगा 9 से, तो 9 से 63, यानी कि 7 दिन में काम खत्म होगा। ऑप्शन क्या है डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89, जिसको भी समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों का वर्गों का अंतर 56 है, तो दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का ये क्या है पूर्णांक ज्ञात करें, दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करें, वो दोनों है कौन सा, वो संख्या, तो आपको बाय ऑप्शन भी छांट के यहाँ निकाल सकते हैं। दो पूर्णांकों का वर्ग का अंतर क्या बोला 56 है, यह ऑप्शन यहाँ पर सी चेक करेंगे, है ना, तो 15 का वर्ग क्या होगा 225, और 13 का वर्ग क्या होगा 169, जब घटाएंगे ना 10 5 15 में 9 गया तो 6, ऑप्शन नंबर ये मतलब क्या सी करेक्ट आंसर होगा 56 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी का एक कंटेनर 3/5 भाग भरा था, उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो यह सिर्फ 1/8 भाग भरा रहता है। ठीक है, अब देखिए इतना भाग था और बचता कितना इतना, तो जो बीच में निकला जितना भाग निकला वही तो है 48 लीटर निकला। ठीक है, इतना भाग भरा था उसमें से 48 लीटर निकाल लिया जाता है, और यह कितना इतना बचता है, तो जो था और जो बचा वो घटा देंगे तो निकला वही होगा ना, तो 3/5 है, और इसमें से घटाइए क्या 1/8, और यही बराबर में क्या है 38 लीटर। ठीक है,
समझ गए। अब इसको एक का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 8। 8 और 5 का नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा 40। 40 हो जाएगा, 5 अठी 40 और 3 अठी 24। 24 और फिर क्या 8 पंचे 40, 1 बचे 5। और 24 में से 5 ये कितना हुआ 19, है ना। 19 दूनी 38 और ये 40 इधर गुना कर दीजिए, यानी एक का मान क्या गया, एक का मान गया 80, यानी कि एक का मान यानी कि टोटल, है ना, कुल क्षमता क्या होगा 80 लीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, एक घनाभ की भुजाएं 50, 40 और 32 है। इस घनाभ को पिघलाकर एक घन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। देखिए घनाभ को या तो किसी चीज को पिघलाकर जब करेंगे तो उसका आयतन बराबर होता है, यानी कि घन का आयतन यहाँ पर क्या हुआ, घन का आयतन और घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या है 50 गुना 40 और गुना 32। क्या समझे, देखिए घनाभ को पिघलाकर क्या बोला, घन बनाया गया। तो घन बनाया जब गया ना तो दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा, है ना। अब देखिए आयतन जो है यानी घन का आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं, घनाभ का आयतन हो गया, ठीक है। आप क्या ने पूछा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा यहाँ पर निकाल लेंगे, ए क्यू बराबर कितना देगा ये, ए निकालेंगे फिर 6 में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 6 गुना ए स्क्वायर कर देंगे। तो ए कैसे निकालेंगे, तो भुजा क्यू निकालना है, तो क्यू मतलब क्या घन के रूप में, तो इसको घन के रूप में बदलिए। कैसे बदलेंगे, देखिए इसको क्या करना मालूम, 50 को लिख सकते क्या 5 गुना 5 गुना 2 लिख सकते हैं। फिर इसको 40 को कैसे लिख सकते हैं, तो एक 5 और ले आइए ताकि 3 5 हो जाएगा ये, है ना। तो इसका घनमूल हो जाएगा आसानी से। तो 8 में से 5 एक निकाल लीजिए और फिर 8 निकाल दीजिए, 8 पंचे 40। फिर 32 में क्या करिए, 32 में निकाल लीजिए आप, क्या मालूम 32 रहने दीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे बन जाएगा, तो घनमूल निकालना है तो 3 3 का पेयर पेयर लगा दीजिए, ठीक है। 3 3 का यानी कि 1 5 1 5 और 1 5, इसमें से क्या 1 5 निकलेगा, 3 5 में से 1 5 निकलेगा। और 2 देखिए यहाँ पर कितना है, 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका 2 निकल गया। फिर 32 दूनी ये 64 कर दीजिए, 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 निकल गया, ठीक है। यानी कि ए का मान क्या होगा 5 दूनी 10 और गुना 4 40 आ गया। ए का मान क्या होगा 40 आ जाएगा, ठीक है। ए का मान 40 आया तो घनीय घनीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 और गुना 40 का स्क्वायर, 4 चौक 1600, है ना। तो 16 छक 96, 96 कहाँ पर है, वही आंसर हो जाएगा 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, 15 और 11 के अनुपात में दो संख्याएं जो कि एचसीएफ इतना दिया हुआ है, एलसीएम क्या होगा। तो देखिए एचसीएफ जो रहता है ना उसको डायरेक्ट ये अनुपात में गुना करेंगे तो उसका संख्या निकल जाता है। तो संख्या क्या आ गया 13 गुना 15 करेंगे, ठीक है, और 13 गुना 11 करेंगे, ठीक है। 13 गुना 11 वो संख्या निकल जाएगा। तो लेकिन क्या है एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन रहेगा वो उसको नहीं लेना है। तो 13 गुना 15 गुना 21 करिएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, एक्स का मान इतना देगा, एक्स माइनस इतना बट 1/x निकालना है। तो एक्स का मान कितना देगा 2 माइनस रूट 3, और माइनस में करना क्या है 1/x। तो 1/x यानी कि बट्टा में करना है, तो बट्टा को वाले को सीधा जब करेंगे ऊपर तो क्या होता है माइनस में हो जाता है, ठीक है। ये क्या होगा 2 माइनस रूट 3 है तो ये प्लस रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा ना तो प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब इसको माइनस सीधे अंदर इसको घुसाइए, ठीक है। तो जब क्या होगा 2 माइनस रूट 3, अब माइनस इसमें अंदर जब करेंगे तो -2 और ये हो जाएगा माइनस रूट 3, ठीक है। ये देखिए 2 से ये 2 कट गया और ये माइनस रूट 3 और माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा -2 रूट 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, या उस व्यक्ति को कितने समय पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो कितने समय में, पूछा क्या कितने समय में, समय बराबर क्या था दूरी बटे चाल। तो दूरी कौन कौन सा लेना है, दूरी तो 110 मीटर ये लंबी ट्रेन है, आदमी का दूरी लेना ही नहीं है ना, क्योंकि व्यक्ति का दूरी क्या नगण्य माना जाता है। तो दूरी क्या अपना 110 और चाल क्या है, तो विपरीत दिशा में आ रहा है क्या, हाँ विपरीत दिशा में, तो इसमें जोड़ देना है। तो चाल क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, 60 और 6 66 हो जाएगा। अब 66 क्या किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन निकालना क्या सेकंड में निकालना, यानी मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, तो 5 18 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 11 से कटेगा ये 10 बार में, और 11 से ये 11 छक 66, 6 से काटेंगे 6 3 18, और फिर 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, तो बच गया क्या 3 दूनी 6, है ना, 6 सेकंड बच गया। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या, एक वस्तु को 15,000 रुपये में सूचीबद्ध किया जाता है और 12% छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य को इतना तक लाने के लिए उसको अतिरिक्त छूट कितना है। देखिए 12% को पहले छूट दिया जाता है, तो इसका 12% निकाल के इसको पहले घटाइए जो आया, फिर उसके बाद फिर क्या बोला इतना लाने के लिए कितना छूट दिया जाएगा। तो पहले तो ये 12% इसको कहानी खत्म करिए, है ना। तो 12% इसका कितना हो जाएगा, 12 गुना 15 कितना होता है 180। अब परसेंट से 2 शून्य कट जाएगा, यानी कि 1 शून्य बचेगा, 180 और 1 शून्य यानी 1800 इसमें घटा दीजिए, 15,000 और 1800 इसमें जब घटा देंगे तो क्या हुआ 0 0 और 2, और फिर क्या हो जाएगा 0 0 और क्या हुआ 2 और 4 में से घट गया तो 3 और फिर 1, है ना, 13,200 आया ना, 13,200। अब 13,200 है, आप इस पे बोला क्या इतना में बेचना है, तो फिर इसको घटाइए 12,000
78, इसमें जब 13,200 में 12,078 घटाएंगे तो कितना छूट मिलेगा ये पता चलेगा। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 12,078 घटा देंगे तो 1,122 आएगा। ठीक है, 1,122। अब छूट मिला किस पर, इस पर मिला था 13,200 पर, तो 13,200 नीचे कर दीजिए, अब गुना 100 करिए, आंसर आ जाएगा। डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएगा, 132 को 32 से जब 122 को काटिएगा तो ये कितना 8.5 बार में कटेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्तु शब्द का बहुवचन शब्द चुनिए। तो वस्तु का क्या, वस्तुएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है। तो उन्नति का अवनति होता है, ये सही है। उन्मुख का सम्मुख होता है, क्या गलत है, ये तो अथी हो गया है ना, विलोम नहीं बल्कि पर्यायवाची हो गया। इसमें क्या होगा, उन्मुख का क्या था, विमुख होता है ना, तो यही वाला गलत है। बाकी इति का होता है, सही है। और आरवी भाव का तिरो भाव होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्या, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ओ और आ स्वर है, तो ये कैसा है, तो ये कंठ ये स्वर है ना, कंठ स्वर है। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड मतलब जो सही शब्द है वो आपको पहचाना है। जैसे एथलीट गलत लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी गलत लिखा है, डेफिनेटली गलत लिखा है, इंक्रीमेंट ये वाला यहाँ पर क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोसिक्यूट मतलब क्या होता है, प्रोसिक्यूट का हिंदी क्या होता है, इसका होता है अभियोग चलाना, है ना, अभियोग चलाना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो कि वॉल्यूम 3 एडिटोरिया का लाटेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट का 1 आपका होता है समाप्त। सभी 100 प्रश्न आपको हम बता दिए। कितना मार्क्स आपका आ रहा है, आप लोग इसको सेट लगाए होंगे तो या तो आंसर इसको मिलाए होंगे, आप कितना आ रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। फिर आगे की वीडियो भी लेकर आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।